प्रश्न का विश्लेषण और अतिरिक्त जानकारी। प्रश्न, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है 1. कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में 2. कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में 3. हमेशा विकास अवरोधक के रूप में 4. हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। सही उत्तर 2. कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में। विस्तृत व्याख्या। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, यह हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है। यह हड्डियों, मांसपेशियों और अन्य अंगों की वृद्धि को प्रेरित करता है। कभी कभी विकास प्रोत्साहक, यह हार्मोन सामान्य परिस्थितियों में शरीर की वृद्धि को बढ़ावा देता है। कभी कभी विकास अवरोधक, कुछ विशेष परिस्थितियों में या अन्य हार्मोन के साथ मिलकर यह हार्मोन वृद्धि को रोकने में भी भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, जब शरीर की वृद्धि एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो वृद्धि हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है और वृद्धि रुक जाती है। अतिरिक्त जानकारी। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन, ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन की कमी, यदि बचपन में वृद्धि हार्मोन की कमी होती है तो व्यक्ति बौना रह जाता है। वृद्धि हार्मोन की अधिकता, यदि बचपन में वृद्धि हार्मोन की अधिकता होती है तो व्यक्ति अत्यधिक लंबा हो जाता है, जिसे गिगेंटिज्म कहते हैं। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से अंगों का आकार बढ़ जाता है, जिसे एक्रोमेगाली कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। वृद्धि हार्मोन का कार्य केवल शरीर की वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। यह शरीर की चयापचय, ऊर्जा उत्पादन और अन्य कई कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्धि हार्मोन के स्तर को कई कारकों से प्रभावित किया जा सकता है, जैसे कि आयु, लिंग, पोषण, नींद, तनाव और कुछ दवाएं। अन्य प्रश्न। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन किस ग्रंथि द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? वृद्धि हार्मोन के कार्य क्या हैं? निष्कर्ष। वृद्धि हार्मोन एक जटिल हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है और ये कभी कभी विकास को प्रोत्साहित करता है और कभी कभी विकास को रोकता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी चिकित्सक या अंतः। प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, कौन सा स्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? सही उत्तर 2. स्क्लेरेनकाइमा। विस्तृत व्याख्या। स्क्लेरेनकाइमा, यह एक प्रकार का स्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं और इनमें मोटी कोशिका भित्तियां होती हैं। ये कोशिकाएं पौधे के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं, जैसे कि बीजों के आवरण, तनों की छाल और पत्तियों की शिराएं। अन्य विकल्प। कोलेनकाइमा, यह भी एक प्रकार का स्थायी उत्तक है, लेकिन यह पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। यह युवा तनों और पत्तियों में पाया जाता है। पेरेनकाइमा, यह पौधे का मूल उत्तक है और यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है, जैसे कि भोजन का संचय, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। एरेनकाइमा, यह विकल्प गलत है, ऐसा कोई उत्तक नहीं होता। अतिरिक्त जानकारी। स्थायी उत्तक, ये उत्तक विभाजन की क्षमता खो चुके होते हैं और पौधे के विभिन्न भागों में विशिष्ट कार्य करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के प्रकार। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, लंबे और तंतु के आकार की कोशिकाएं होती हैं। स्क्लेरिड्स, छोटी और विभिन्न आकार की कोशिकाएं होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा का महत्व। पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, पौधे को मजबूती प्रदान करता है, पौधे को विभिन्न तनावों से बचाता है। महत्वपूर्ण बिंदु। स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही पौधे के कुछ भाग कठोर होते हैं, जैसे कि तने की छाल और बीजों के आवरण। स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही पौधे खड़े रह पाते हैं और विभिन्न पर्यावरणीय कारकों का सामना कर पाते हैं। अन्य प्रश्न। पौधे का मूल उत्तक कौन सा है? पौधे को लचीलापन कौन सा उत्तक प्रदान करता है? स्क्लेरेनकाइमा के 2 प्रकार कौन से हैं? निष्कर्ष। स्क्लेरेनकाइमा पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण उत्तक है जो पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ये पौधे को विभिन्न तनावों से बचाता है और पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? सही उत्तर 3 टोन। विस्तृत व्याख्या। टोन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को टोन कहा जाता है। ये एक शुद्ध और स्पष्ट ध्वनि होती है। अन्य विकल्प। नोट। नोट संगीत में एक विशिष्ट स्वर को दर्शाता है जो विभिन्न आवृत्तियों का मिश्रण हो सकता है। पिच। पिच ध्वनि की तीव्रता को दर्शाता है। उच्च पिच वाली ध्वनि तीक्ष्ण होती है और निम्न पिच वाली ध्वनि मंद होती है। हर्ट्ज। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। ये बताता है कि 1 सेकंड में ध्वनि कितनी बार कंपन करती है। अतिरिक्त जानकारी। आवृत्ति। आवृत्ति किसी तरंग के एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को दर्शाती है। ध्वनि एक प्रकार की तरंग है और इसकी आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। ध्वनि की गुणवत्ता आवृत्ति, तीव्रता और तरंग रूप पर निर्भर करती है। ध्वनि का उत्पादन ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह हवा में दबाव परिवर्तन पैदा करती है जो हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें ध्वनि सुनाई देती है। महत्वपूर्ण बिंदु।
टोन एक शुद्ध ध्वनि है, जबकि नोट विभिन्न आवृत्तियों का मिश्रण हो सकता है। पिच और आवृत्ति दोनों ही ध्वनि की विशेषताएं हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग है। ध्वनि की गुणवत्ता को समझने के लिए आवृत्ति, तीव्रता और तरंग रूप को समझना महत्वपूर्ण है। अन्य प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को क्या कहते हैं? ध्वनि की आवृत्ति की इकाई क्या है? ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है? निष्कर्ष, टोन एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि है जो एकल आवृत्ति से बनी होती है। ये ध्वनि की गुणवत्ता को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अतिरिक्त प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? सही उत्तर, इनमें से कोई भी लवण अम्लीय नहीं है। विस्तृत व्याख्या, दिए गए सभी विकल्पों में से कोई भी लवण अम्लीय नहीं है। आइए इन विकल्पों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, ये एक क्षारीय लवण है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो ये एक क्षारीय विलयन बनाता है। सोडियम एसीटेट, COONA, ये भी एक क्षारीय लवण है। ये एक कमजोर क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक कमजोर अम्ल, एसिटिक एसिड से बनता है। अमोनियम फॉस्फेट, ये एक उदासीन लवण है। ये एक कमजोर क्षार, अमोनिया, और एक कमजोर अम्ल, फॉस्फोरिक एसिड से बनता है। मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, ये भी एक उदासीन लवण है। ये एक मजबूत क्षार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक मजबूत अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। अतिरिक्त जानकारी। लवण, जब एक अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। लवण के प्रकार, लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। अम्लीय लवण, जब एक मजबूत अम्ल एक कमजोर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण बनता है। क्षारीय लवण, जब एक कमजोर अम्ल एक मजबूत क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्षारीय लवण बनता है। उदासीन लवण, जब एक मजबूत अम्ल एक मजबूत क्षार के साथ या एक कमजोर अम्ल एक कमजोर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीन लवण बनता है। महत्वपूर्ण बिंदु, किसी लवण के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने का निर्धारण उसके बनने वाले अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है। लवण के गुण उसके बनने वाले अम्ल और क्षार के गुणों पर निर्भर करते हैं। अन्य प्रश्न, लवण कैसे बनते हैं? लवण के प्रकार क्या होते हैं? अम्लीय लवण कैसे पहचाना जाता है? निष्कर्ष, दिए गए विकल्पों में से कोई भी लवण अम्लीय नहीं है। सभी विकल्प या तो क्षारीय या उदासीन लवण हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? सही उत्तर 3 it E। विस्तृत व्याख्या, विद्युत धारा I, यह एक सेकंड में किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को दर्शाता है। इसका मात्रक एम्पियर A होता है। आवेश Q, ये किसी वस्तु में मौजूद विद्युत आवेश की मात्रा को दर्शाता है। इसका मात्रक कूलॉम्ब C होता है। समय T, यह वो समय है जिसके लिए विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका मात्रक सेकंड S होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E, यह एक इलेक्ट्रॉन में मौजूद आवेश की मात्रा को दर्शाता है। इसका मान लगभग 1.6 गुणा 10 कूलॉम्ब होता है। सूत्र, विद्युत धारा I इक्वल्स कुल आवेश Q अपॉन समय T, या Q इक्वल्स I गुणा T। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, इसलिए T सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल्स कुल आवेश क्यूब अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इक्वल्स I टाइम्स T बाई E। अतः सही विकल्प 3 it बाई E है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। विकल्प 1 और 2 गलत हैं क्योंकि इन्हें विद्युत धारा और समय के अनुपात में व्यक्त किया गया है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नहीं दर्शाता है। विकल्प 4 भी गलत है क्योंकि यह विद्युत धारा, समय और इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणनफल है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नहीं दर्शाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, ये सूत्र हमें किसी भी चालक में किसी निश्चित समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करने में मदद करता है। ये सूत्र विद्युत धारा, आवेश और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। अतिरिक्त जानकारी, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। 1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलॉम्ब आवेश किसी बिंदु से प्रवाहित होता है। अन्य प्रश्न, विद्युत धारा क्या है? आवेश क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? निष्कर्ष, यह प्रश्न विद्युत धारा, आवेश और समय के बीच के संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सूत्र हमें विद्युत धारा के बारे में कई गणनाएं करने में मदद करता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी भौतिकी शिक्षक या किसी भौतिकी प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, एक प्रसारण केंद्र 71x10 Hz की आवृत्ति और 3x10 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य है। सही उत्तर 418.8 मीटर। विस्तृत व्याख्या, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ किसी तरंग के 2 क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाया जाता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे F से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक हर्ट्ज Hz होता है।
तरंग की चाल, वेलोसिटी, तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। इसे v से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल के बीच संबंध। तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति f और चाल v के बीच निम्नलिखित संबंध होता है। v = f गुणा लैम्डा। अब प्रश्न में दिए गए मानों को सूत्र में रखने पर v = 3x10 तरंग की चाल, f = 71 x10 h z आवृत्ति, लैम्डा = तरंग दैर्ध्य, लैम्डा = v/f, लैम्डा = 3x10 to the power of 8 meter per second by 71 x10 to the power of 4 hz। लैम्डा 422.5 मीटर। सबसे निकटतम विकल्प 418.8 मीटर है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। विकल्प 2, 3 और 4 दिए गए मानों के आधार पर सही नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु। यह सूत्र v = f गुणा लैम्डा तरंगों के अध्ययन में बहुत उपयोगी होता है। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल तीनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि हमें किसी दो राशियों का मान पता हो तो हम तीसरी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल के बीच का संबंध विभिन्न प्रकार की तरंगों जैसे ध्वनि तरंगे, प्रकाश तरंगे आदि के लिए भी लागू होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर m होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज hz होता है। तरंग की चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अन्य प्रश्न। तरंग दैर्ध्य क्या है? आवृत्ति क्या है? तरंग की चाल क्या है? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल के बीच क्या संबंध है? निष्कर्ष। इस प्रश्न के माध्यम से हमने तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और चाल के बीच के संबंध को समझा है। यह सूत्र विभिन्न प्रकार की तरंगों के अध्ययन में बहुत उपयोगी होता है। प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? सही उत्तर 2, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। विस्तृत व्याख्या। पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये फूल के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो प्रजनन की प्रक्रिया में सीधे शामिल होते हैं। पुंकेसर ये नर प्रजनन अंग है। इसमें परागकण होते हैं जो मादा अंग तक पहुंचकर निषेचन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। स्त्रीकेसर यह मादा प्रजनन अंग है। इसमें अंडाशय होता है जिसमें बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। बाह्यदल और पुंकेसर। बाह्यदल फूल को सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन प्रजनन में सीधे शामिल नहीं होते। बाह्यदल और पंखुड़ियां। बाह्यदल और पंखुड़ियां फूल को आकर्षक बनाती हैं और कीटों को आकर्षित करती हैं लेकिन प्रजनन में सीधे शामिल नहीं होते। पंखुड़ियां और स्त्रीकेसर। पंखुड़ियां फूल को आकर्षक बनाती हैं लेकिन प्रजनन में सीधे शामिल नहीं होते। अतिरिक्त जानकारी। निषेचन। जब परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो नर और मादा युग्मक मिलते हैं और निषेचन की प्रक्रिया होती है। बीज। निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है। फल। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। बीज प्रकीर्णन। बीज विभिन्न तरीकों से फैलते हैं और नई पौधों को जन्म देते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। पुंकेसर और स्त्रीकेसर फूल के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं क्योंकि ये प्रजनन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। अन्य अंग जैसे बाह्यदल और पंखुड़ियां फूल को आकर्षक बनाती हैं और कीटों को आकर्षित करती हैं लेकिन प्रजनन में सीधे शामिल नहीं होते। अन्य प्रश्न। फूल के कौन से भाग प्रजनन में शामिल होते हैं? निषेचन क्या है? बीज कैसे बनते हैं? फल कैसे बनते हैं? निष्कर्ष। फूलों में प्रजनन के लिए पुंकेसर और स्त्रीकेसर सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। ये दोनों मिलकर नए पौधे को जन्म देने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी जीव विज्ञान शिक्षक या किसी जीव। प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? सही उत्तर 4, रासायनिक ऊर्जा। विस्तृत व्याख्या। शुष्क सेल एक प्रकार की बैटरी होती है जो रासायनिक पदार्थों की अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में रासायनिक पदार्थों के अणुओं के बीच रासायनिक बंधों में ऊर्जा संग्रहित होती है। जब हम सेल को किसी परिपथ से जोड़ते हैं तो ये रासायनिक बंध टूटते हैं और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अन्य विकल्प। स्थितिज ऊर्जा। यह ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है जैसे कि एक ऊंचाई पर रखा गया पत्थर। नाभिकीय ऊर्जा। यह ऊर्जा परमाणु के नाभिक में संग्रहित होती है। गतिज ऊर्जा। यह ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में होती है। अतिरिक्त जानकारी। शुष्क सेल में आमतौर पर जिंक और मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसे रसायन होते हैं। जब सेल का उपयोग किया जाता है तो ये रसायन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। शुष्क सेल को एक बार उपयोग करने के बाद फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदु। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा में भी बदला जा सकता है जैसे कि प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा आदि। अन्य प्रश्न। शुष्क सेल क्या है? रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? शुष्क सेल में कौन कौन से रसायन होते हैं? निष्कर्ष। शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक रूप में संग्रहित होती है। जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी भौतिकी शिक्षक या किसी
प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, 1 वॉट इक्वल्स। सही उत्तर 4 जूल प्रति सेकंड। विस्तृत व्याख्या। वॉट ये शक्ति पावर की एसआई इकाई है। शक्ति किसी कार्य को करने की दर को दर्शाती है। जूल ये कार्य या ऊर्जा की एसआई इकाई है। सेकंड ये समय की एसआई इकाई है। अतः 1 वॉट का मतलब है कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। 1 अर्ग प्रति सेकंड। अर्ग भी ऊर्जा की एक इकाई है, लेकिन इसका उपयोग कम होता है। 1 पास्कल प्रति सेकंड। पास्कल दाब की इकाई है, ये शक्ति की इकाई नहीं है। 1 मीटर प्रति सेकंड। ये वेग की इकाई है, ये शक्ति की इकाई नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु। वाट का उपयोग विद्युत उपकरणों की शक्ति मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए 100 वाट का बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है। शक्ति का सूत्र। शक्ति इक्वल्स कार्य समय। शक्ति को अश्वशक्ति हॉर्स पावर में भी मापा जाता है। एक अश्वशक्ति लगभग 746 वाट के बराबर होती है। अतिरिक्त जानकारी। शक्ति को ऊर्जा के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। ऊर्जा किसी वस्तु में करने की क्षमता को कहते हैं। शक्ति और ऊर्जा में अंतर यह है कि शक्ति ऊर्जा के परिवर्तन की दर को दर्शाती है। अन्य प्रश्न। शक्ति क्या है? वाट क्या है? जूल क्या है? शक्ति का सूत्र क्या है? निष्कर्ष। वाट शक्ति की एसआई इकाई है और इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी भौतिकी शिक्षक या किसी भौतिकी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। क्या आप इस प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर 1 दमित्री मेंडलीव। विस्तृत व्याख्या। दमित्री मेंडलीव इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर एक तालिका में व्यवस्थित किया, जिसे आवर्त सारणी कहा जाता है। इस व्यवस्था में समान गुण वाले तत्व एक ही स्तंभ समूह में आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के गुणों के बारे में कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की थीं और ये आधुनिक रसायन विज्ञान का आधार बनी। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। जॉन डाल्टन इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी अध्ययन किया था, लेकिन उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने का कोई व्यवस्थित तरीका नहीं दिया था। जॉन एलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड्स इन्होंने अष्टक नियम दिया था, जिसके अनुसार जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं। हालांकि ये नियम सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होता था। जोहान वुल्फगैंग डॉब्रेनर इन्होंने त्रिक नियम दिया था, जिसके अनुसार कुछ तत्वों को त्रिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें बीच वाले तत्व के गुण अन्य 2 तत्वों के गुणों का औसत होते हैं, लेकिन ये नियम सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होता था। महत्वपूर्ण बिंदु। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी व्यवस्थित किया जा सकता है। आवर्त सारणी का उपयोग तत्वों के गुणों का अनुमान लगाने और नए तत्वों की खोज करने में किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में आवर्ती परिवर्तन देखने को मिलता है। आवर्त सारणी का उपयोग रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। अन्य प्रश्न। आवर्त सारणी क्या है? दमित्री मेंडलीव ने क्या योगदान दिया? आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? निष्कर्ष। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय दमित्री मेंडलीव को जाता है। उन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी रसायन प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, क्रमशः 20 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर हो? सही उत्तर 1 16.675 x 10 n। विस्तृत व्याख्या। इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करना होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है। F = g/m/r², जहां F = आकर्षण बल न्यूटन में, g = सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक लगभग 6.674 × 10 nm वर्ग, m और m = 2 वस्तुओं के द्रव्यमान किलोग्राम में, r = 2 वस्तुओं के बीच की दूरी मीटर में। अब प्रश्न में दिए गए मानों को सूत्र में रखने पर m = 20 किलोग्राम्स, m = 50 किलोग्राम्स, r = 2 मीटर्स, g = 6.674 × 10 nm² per kilogram squared, f = 6.674 × 10 nm² per kilogram squared, 20 kilograms 50 kilograms 2 square meters, f = 16.675 × 10 n। अतः सही उत्तर विकल्प 16.675 x 10 n है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण।
अन्य विकल्प दिए गए मानों के आधार पर सही नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु, गुरुत्वाकर्षण एक दूरस्थ बल है, अर्थात दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूरी बढ़ने पर बल कम हो जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी एक सार्वत्रिक स्थिरांक है जिसका मान सभी वस्तुओं के लिए समान होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग ब्रह्मांड में विभिन्न पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल की गणना करने के लिए किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इसलिए चक्कर लगाता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा को अपने केंद्र की ओर खींचती है। सूर्य ग्रहों को अपने चारों ओर इसलिए खींचता है क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। अन्य प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है? निष्कर्ष, इस प्रश्न के माध्यम से हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग करके दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल की गणना करना सीखा है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी भौतिकी शिक्षक या किसी भौतिकी पुस्तक का प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है? सही उत्तर 4, जड़त्व। विस्तृत व्याख्या, जड़त्व ये किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कोई स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है और कोई गतिशील वस्तु उसी गति से गतिशील रहना चाहती है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को दर्शाता है, यानी किसी निश्चित समय में वस्तु कितनी दूरी तय करती है। बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करने का कारण होता है। संवेग किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, जड़त्व के कारण ही जब कोई बस अचानक चलती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं और जब बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। अतिरिक्त जानकारी, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम जड़त्व के बारे में बताता है। जड़त्व के कारण ही हम सीट बेल्ट का उपयोग करते हैं ताकि गाड़ी के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर न जाएं। अन्य प्रश्न, जड़त्व क्या है? न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का उदाहरण दीजिए। निष्कर्ष, जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी भौतिकी शिक्षक या किसी भौतिकी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। क्या आप इस प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? सही उत्तर 4, एल्यूमीनियम। विस्तृत व्याख्या, एल्यूमीनियम एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अपनी सतह पर एक पतली ऑक्साइड की परत बना लेती है। यह ऑक्साइड की परत एल्यूमीनियम को आगे की प्रतिक्रियाओं से बचाती है, इसलिए यह ठंडे या गर्म पानी के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये सभी धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और वे ठंडे पानी के साथ ही प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। गर्म पानी के साथ इनकी प्रतिक्रिया और भी तेज होती है। महत्वपूर्ण बिंदु, एल्यूमीनियम की यह विशेषता इसे बर्तन बनाने, विद्युत तार बनाने और अन्य कई उद्योगों में उपयोगी बनाती है। एल्यूमीनियम की ऑक्साइड परत इसे जंग से बचाती है। अतिरिक्त जानकारी, धातुओं की क्रियाशीलता उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं वे अधिक क्रियाशील होती हैं। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम क्षारीय धातुएं हैं जो अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। एल्यूमीनियम एक उभयधर्मी धातु है, अर्थात यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करती है। अन्य प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? एल्यूमीनियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? धातुओं की क्रियाशीलता को किस आधार पर मापा जाता है? निष्कर्ष, एल्यूमीनियम अपनी सतह पर बनने वाली ऑक्साइड की परत के कारण ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी रसायन विज्ञान शिक्षक या किसी रसायन विज्ञान पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। क्या आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न, पीएच मान में 7 से 14 में की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर 4, OH आयन सांद्रता में वृद्धि। विस्तृत व्याख्या, पीएच मान ये किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। pH = 7 यह एक उदासीन विलयन को दर्शाता है जिसमें H जोड़ आयन और OH आयन की सांद्रता बराबर होती है। pH > 7 यह एक क्षारीय विलयन को दर्शाता है जिसमें OH आयन की सांद्रता H जोड़ आयन की सांद्रता से अधिक होती है। pH < 7 यह एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है जिसमें H जोड़ आयन की सांद्रता OH आयन की सांद्रता से अधिक होती है।
अतः जब pH मान 7 से बढ़कर 14 होता है तो इसका मतलब है कि विलयन अधिक क्षारीय हो रहा है और OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। 1. OH आयन सांद्रता में कमी, ये गलत है क्योंकि pH बढ़ने के साथ OH आयन की सांद्रता बढ़ती है। 2. H जोड़ आयन सांद्रता में वृद्धि, ये भी गलत है क्योंकि pH बढ़ने के साथ H जोड़ आयन की सांद्रता घटती है। 3. H जोड़ आयन सांद्रता में कमी, यह सही है लेकिन यह विकल्प पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि यह केवल H जोड़ आयन की सांद्रता में परिवर्तन के बारे में बताता है, जबकि प्रश्न OH आयन की सांद्रता में परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु। pH पैमाना एक लघुगणकीय पैमाना है, अर्थात pH में एक इकाई का परिवर्तन H जोड़ या OH आयन की सांद्रता में 10 गुना परिवर्तन को दर्शाता है। pH का मान किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में बहुत कुछ बताता है। अतिरिक्त जानकारी। pH का मान विभिन्न विधियों से मापा जा सकता है, जैसे कि pH पेपर, pH मीटर आदि। pH का मान हमारे दैनिक जीवन में कई जगहों पर महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि कृषि, उद्योग और चिकित्सा। अन्य प्रश्न। pH क्या है? pH का मान किस सीमा के बीच होता है? pH का मान कैसे मापा जाता है? निष्कर्ष। जब pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो इसका मतलब है कि विलयन अधिक क्षारीय हो रहा है और OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी रसायन विज्ञान शिक्षक या किसी रसायन विज्ञान पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। क्या आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं? प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? सही उत्तर 4. हीलियम। विस्तृत व्याख्या। फ्लोरोसेंट ट्यूब यह एक प्रकार का विद्युत प्रकाश स्रोत है जिसमें एक निर्वातित ट्यूब होती है जिसके अंदर एक निश्चित दबाव पर एक निष्क्रिय गैस होती है। जब ट्यूब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गैस के परमाणु उत्तेजित हो जाते हैं और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। हीलियम। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली गैस हीलियम है। जब हीलियम परमाणु उत्तेजित होते हैं तो वे एक विशिष्ट रंग का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जो ट्यूब में उपयोग किए जाने वाले फ्लोरोसेंट पदार्थ पर निर्भर करता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है, गैस की तरह ही, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों की उपस्थिति होती है। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल नहीं होता है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील गैस है और इसे फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल करना खतरनाक होगा। बोस-आइंस्टाइन संघनन। यह एक विशेष अवस्था है जिसमें परमाणु बहुत कम तापमान पर एक ही क्वांटम अवस्था में होते हैं। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल नहीं होता है। महत्वपूर्ण बिंदु। फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल होने वाली गैस का प्रकार ट्यूब द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के रंग को प्रभावित करता है। हीलियम के अलावा अन्य निष्क्रिय गैसें जैसे नियॉन और आर्गन भी फ्लोरोसेंट ट्यूब में इस्तेमाल की जा सकती हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब पारंपरिक गर्मागर्म बल्बों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल होती हैं। अतिरिक्त जानकारी। फ्लोरोसेंट ट्यूब में एक फ्लोरोसेंट पदार्थ भी होता है जो पराबैंगनी विकिरण को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग घरों, कार्यालयों और सड़कों पर प्रकाश के लिए किया जाता है। अन्य प्रश्न। फ्लोरोसेंट ट्यूब कैसे काम करती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब के क्या फायदे हैं? निष्कर्ष। फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति। प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? सही उत्तर 4 बाईं ओर। विस्तृत व्याख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। इस सारणी में धातुएं मुख्य रूप से बाईं ओर और नीचे की ओर स्थित होती हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। 1. ऊपरी पंक्ति। ऊपरी पंक्ति में हाइड्रोजन सहित कुछ अधातुएं और उपधातुएं स्थित होती हैं। 2. दाईं ओर अधातुएं स्थित होती हैं। 3. निचली पंक्ति। निचली पंक्ति में भी कुछ धातुएं स्थित होती हैं, लेकिन अधिकतर धातुएं बाईं ओर होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी समानता और आवर्तता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। धातुएं वे तत्व होते हैं जो बिजली और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, चमकदार होते हैं और आमतौर पर ठोस होते हैं। अधातुएं वे तत्व होते हैं जो बिजली और ऊष्मा के खराब चालक होते हैं, चमकदार नहीं होते हैं और विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। उपधातुएं धातुओं और अधातुओं के बीच के गुणों को प्रदर्शित करती हैं। अतिरिक्त जानकारी। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में आवर्ती परिवर्तन देखने को मिलता है। आवर्त सारणी का उपयोग तत्वों के गुणों का अनुमान लगाने और नए तत्वों की खोज करने में किया जाता है। अन्य प्रश्न। आवर्त सारणी क्या है? धातुएं और अधातुएं में क्या अंतर होता है? आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? निष्कर्ष। आधुनिक आवर्त सारणी। प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न। ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं को क्या कहा जाता है? सही उत्तर 3. उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। विस्तृत व्याख्या।
उभयधर्मी ऑक्साइड ये वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करके भी लवण और जल बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। अम्लीय ऑक्साइड ये वे ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं और केवल क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड ये वे ऑक्साइड होते हैं जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय, ये किसी भी पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। क्षारीय ऑक्साइड ये वे ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं और केवल अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोष्टक Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO आदि। उभयधर्मी ऑक्साइड का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि सिरेमिक, कांच और रंग बनाने में। अतिरिक्त जानकारी। ऑक्साइड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें एक तत्व ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। ऑक्साइड के गुण उस तत्व पर निर्भर करते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन संयुक्त होता है। कुछ ऑक्साइड केवल अम्लीय होते हैं, कुछ केवल क्षारीय होते हैं और कुछ उभयधर्मी होते हैं। अन्य प्रश्न। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ उदाहरण दीजिए। अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइड में क्या अंतर होता है? निष्कर्ष। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी रसायन विज्ञान प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? सही उत्तर 2 अंडाशय। विस्तृत व्याख्या। अंडाशय एक पौधे के पुष्प का वो भाग होता है जिसमें बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद बीजांड बीज में विकसित होते हैं और अंडाशय फल में विकसित होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। वर्तिका। वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ने वाला लंबा और पतला भाग होता है। वर्तिकाग्र यह पुष्प का वो भाग होता है जहां पर परागकण गिरते हैं। बीजाणु। बीजाणु एक प्रकार की प्रजनन कोशिका होती है जो कुछ पौधों में पाई जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु। बीज एक नए पौधे को जन्म देने के लिए आवश्यक होता है। बीज में भ्रूण, भोजन और बीज चोल होता है। भ्रूण एक नए पौधे में विकसित होता है। भोजन भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बीज चोल बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। अतिरिक्त जानकारी। निषेचन की प्रक्रिया में परागकण वर्तिकाग्र पर गिरता है और अंडाशय तक पहुंचता है। अंडाशय में स्थित बीजांड में निषेचन होता है और बीज बनता है। बीज जब उपयुक्त परिस्थितियों में मिलता है तो अंकुरित होकर एक नए पौधे को जन्म देता है। अन्य प्रश्न। बीज किससे बनता है? बीज के भाग कौन कौन से होते हैं? निषेचन क्या है? निष्कर्ष। एक पौधे में अंडाशय निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित होता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी जीव विज्ञान शिक्षक या किसी जीव विज्ञान पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। क्या आप इस विषय पर और अधिक जानना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रश्न का विश्लेषण और उत्तर। प्रश्न। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? सही उत्तर 4 इलेक्ट्रॉनों की गति। विस्तृत व्याख्या। विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह एक भौतिक घटना है जिसमें विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक बंद मार्ग होता है। जब किसी परिपथ में विद्युत स्रोत जैसे बैटरी जोड़ा जाता है तो यह स्रोत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति करने के लिए प्रेरित करता है। ये गतिमान इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और इन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए ये विद्युत धारा के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है और ये धनात्मक आवेशित होता है। हालांकि ये प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है और विद्युत धारा में योगदान नहीं देता है। प्रोटॉन। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं और ये धनात्मक आवेशित होते हैं। धातुओं में प्रोटॉन नाभिक से बंधे होते हैं और मुक्त रूप से गति नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये विद्युत धारा में योगदान नहीं देते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। विद्युत धारा की दिशा को परंपरागत रूप से इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में माना जाता है। विभिन्न पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की गति की स्वतंत्रता अलग अलग होती है, जिसके कारण उनकी विद्युत चालकता भी अलग अलग होती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर ए है। अतिरिक्त जानकारी। विद्युत धारा का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कई उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बल्ब, पंखे, कंप्यूटर आदि। विद्युत धारा के प्रवाह से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अन्य प्रश्न। विद्युत धारा क्या है? विद्युत परिपथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निष्कर्ष। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आप किसी भौतिकी शिक्षक या किसी भौतिकी पुस्तक का सहारा ले सकते हैं।